गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिहाज से जो होने वाला है एलटी तथा लेक्चरर उत्तराखंड या और भी जो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी तक भी जो पॉलिसी लागू है 2020 तक वो कौन सी है, यही वाली पॉलिसी लागू है। हालांकि इस साल नई पॉलिसी आई है लेकिन अभी वो लागू नहीं हुई है। कुछ हद तक लागू हुई है लेकिन अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई। तो इसीलिए इसके पॉइंट्स जो है वो जो भी चीज़ें इसमें लाई गई, क्या क्या इसमें सुधार किए गए, वो सारे के सारे जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। मैं सारे जो पॉइंट्स जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करके चलूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एनपी के बारे में जितने भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए यूजर्स आ रहे हैं वो, और जिन्होंने अभी मेरे और भी जितने भी सिलेबस के अंदर पॉलिसीज दे रखी हैं उसमें 5 से 6 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और उसको देखिए। ठीक है ना, तो उसमें मैंने सारे चाहे वो कोठारी कमीशन हो, मुदालिया राय हो, ये सारे कमीशन मैंने उसमें कवर किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो भाई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 है उसको नई शिक्षा नीति 1986 के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में जो है वो ये जो पॉलिसी है इसके आने से जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि 1968 में पॉलिसी आई थी, जो शिक्षा नीति आई थी, और वो किसके रिकमेंडेशन पे थी, वो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे थी, जो कि 1964 से 66 तक चला। ठीक है ना, तो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1988 से 68 की पॉलिसी आई। और उसके बाद आप जानते हैं कि सरकार जो है वो बदल गई थी, तो 69 में भी एक पॉलिसी बनी थी। हालांकि वो इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाई क्योंकि वो कागजों तक ही रही, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार उसके बाद गिर गई थी, फिर वापस से कांग्रेस की सरकार बनी, तो फिर से इन्होंने जो है बोला कि अब हम अपने तरीके से नई एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे। क्योंकि 1968 की जो पॉलिसी थी उसके अंदर जितनी भी बातें बोली गई थी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई थी। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है इस नई शिक्षा नीति को लाया गया। तो भाई इसमें क्या हुआ, अगस्त 1985 में शिक्षा में चुनौती यानी चैलेंज इन एजुकेशन नाम के एक दस्तावेज को तैयार किया गया। ठीक है ना, तो ये शिक्षा में चुनौती नामक जो दस्तावेज था इस पर जो है देश के जितने भी बड़े बड़े शिक्षाविद, जानकार, बुद्धिजीवी, राजनेता और जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन सभी ने अपने अपने इसमें अपने सुझाव दिए, अपने सजेशन दिए, अपने रिकमेंडेशन दिए, अपने कीमती सुझाव दिए। जैसे कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब नई एजुकेशन पॉलिसी तैयार की गई तो कम से कम 1 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर जो है लोगों ने उसमें सजेशन दिए हैं। फिर उन सजेशनों को फिल्टर करके जब जाके पॉलिसी बनी है। ठीक है ना, तो उस टाइम पर भी इस टाइप से हुआ था। ठीक है, तो उस पॉलिसी के अंदर जो है वो ये रिपोर्ट थी शिक्षा में चुनौती। इस चुनौती के आधार पर जो है फाइनली जो है 1986 के अंदर जो है वो इसका एक प्रारूप तैयार कर दिया गया, नई एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था 1986 की विशेषताएं, जो सबसे इसकी जो विशेषताएं हैं 1986 की जो पॉलिसी है उसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट खास बात देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये थी सबसे शिक्षा के लिए सभी के लिए आवश्यक है, यानी कि हमें क्या करना है, प्रत्येक एजुकेशन को फॉर ऑल, जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो कॉन्सेप्ट आया वो सबसे पहले इसी से आया कि हम किस प्रकार से सभी तक जो है हम एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। फिर इस एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार ऐसा हुआ था कि न केवल एक पॉलिसी प्रेजेंट की गई थी बल्कि उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाएगा, किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, उसके लिए रोड मैप भी दिया गया था। साथ के साथ जो वित्तीय संसाधन है, फाइनेंशियल जो फंड है वो कहां से जुटाया जाएगा, इसके बारे में भी रोड मैप दिया गया था। इससे पहले की जो पॉलिसीज है उनमें अंदर पॉलिसीज तो बताई गई थी, जैसे कोठारी कमीशन के अंदर के बाद जो बनी या मुदालिया, लेकिन उसमें ये बातें नहीं कही गई थी कि फंड कहां से रेज होगा और किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन होगा, उसका रोड मैप नहीं दिया गया था। ठीक है ना,
लेकिन इसके अंतर्गत पहली बार जो है रोड मैप भी प्रस्तुत किया गया। तो ये इसकी खास बात थी 86 की पॉलिसी की, ठीक है। फिर इसमें दूसरा बोला गया कि समानता के लिए शिक्षा वंचित समूह के समान अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है ना। तो हमारे उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा को समानता से लागू करना है, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो राज्य रजवाड़ों के बच्चे हैं वो किसी स्पेशल स्कूलों में जा रहे हैं और जो सामान्य बच्चे गरीब बच्चा है वो किसी और स्कूल में जा रहा है। कॉमन स्कूल सबके लिए जो है वो समान स्कूल समान रूप से लागू होना चाहिए। और वंचित जो समूह है, वंचित समूह में कौन कौन से आते हैं? डिप्राइव्ड क्लासेस के अंदर आता है अनुसूचित जाति जनजाति, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उसके अलावा महिलाएं होती हैं, पिछड़े जो ग्रामीण इलाकों के लोग, ये सब वंचित समूहों के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी किस प्रकार से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो ये इसके अंदर बात की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद शिक्षकों की शिक्षा, कार्य प्रणाली, जिम्मेदारी तथा वेतन भत्ते आदि में गुणात्मक सुधार। सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि भाई टीचरों की जो एजुकेशन ट्रेनिंग्स है या टीचर एजुकेशन यानी बीएड और जो बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर सुधार किया जाए। उसके अलावा रिक्रूटमेंट के बाद टीचरों के जो वेतन भत्ते होते हैं उसके अंदर भी सुधार किया जाए, क्योंकि जब टीचरों को उस प्रोफेशन के अंदर अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा जीवन भत्ता मिलेगा, तब जाके लोग जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो इस प्रोफेशन के अंदर आने के लिए उत्साहित होंगे या अट्रैक्ट होंगे। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी यही बात बोली गई है कि भाई भविष्य में कोई भी टीचर जो है हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं लगाएंगे, परमानेंट टीचरों की रिक्रूटमेंट की जाए ताकि उनके अंदर मोटिवेशन हो और उनको अच्छे से अच्छी सैलरी दी जाए ताकि वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाने के लिए इस प्रोफेशन की तरफ टैलेंटेड लोग अट्रैक्टेड हो, ठीक है ना। फिर इन्होंने बोला कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा। तो टेक्निकल एजुकेशन और जो वोकेशनल एजुकेशन देने की बात हुई और सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर शिक्षा की बात हुई कि कंप्यूटर भी शिक्षा हमने देश के अंदर लागू करनी है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें बात हुई। अब इस बात के लिए जो है उस टाइम पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, आप सब जानते हैं। तो उस टाइम पे इनकी आलोचना भी हुई थी कि कैसे इतने गरीब देश में हम कंप्यूटर शिक्षा को लागू करें। उस जमाने के अंदर बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि न तो हमारे पास ये तो कंप्यूटर इतने महंगे थे, फिर अगर कंप्यूटर को पहुंचा भी दिया जाए तो उसको चलाने वाले, उसके बारे में जानकारी रखने वाले कितने चुनिंदा लोग थे, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो उस इसलिए इनकी इस पॉलिसी के अंदर ये कंप्यूटर शिक्षा जब इन्होंने बात की तो उसकी आलोचना भी कई स्तर पर की गई थी, ठीक है ना। फिर इन्होंने अब जो ये पॉलिसी थी इसको कुल 12 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 1986 पॉलिसी कितने भागों में बांटी थी, तो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फिर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तरीके से बन सकता है, चाहे वो आप कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। पहला, 10+2+3 की संरचना को पूरी तरीके से लागू। मैंने आपको बताया था कि जो 1968 की पॉलिसी है उसके अंदर जो है वो 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है वो लागू किया गया था, लेकिन वो कई राज्यों में तो लागू हुआ, कुछ राज्यों में, लेकिन पूरी तरीके से ओवरऑल पूरे देश के अंदर लागू नहीं हो पाया। तो इसमें जो है उन्होंने बोला कि 10+2+3 यानी कि 10वीं तक की पढ़ाई, फिर 2 साल की हायर सेकेंडरी और फिर 3 साल के डिग्री कोर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक समान रूप से पूरे देश के अंदर लागू किया जाए। तो ये आज भी आप जानते हैं कि यही स्ट्रक्चर पूरे देश के अंदर लागू है, ठीक है ना। तो वो इन्होंने बात की। फिर इन्होंने दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जाए। तो जो नवोदय विद्यालय थे वो क्या होते थे, वो आवासीय स्कूल थे, ठीक है ना, जहां पर बच्चे रह सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी। उसके बाद वहां पर क्या क्या सुविधाएं थी, निर्धन बच्चों के लिए 7.5% का 75% जो सीटें थी वो गरीब बच्चों के लिए वहां पर आरक्षित होती हैं आज भी। उसके बाद इसमें जो एससी है, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए 15% आरक्षण है, और जो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स उनके लिए 7.5% का आरक्षण दिया गया है। फिर 6 से 12 तक की जो शिक्षा है वो यहाँ पर इन स्कूलों के अंदर प्रोवाइड की जाएगी, और प्रवेश हेतु 5वीं के बाद जो है वो एक इंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम इन कॉलेजों के प्रवेश के लिए लिया जाता है। जो गरीब बच्चा अगर पढ़ने में होनहार है तो वो इन कक्षाओं, इन स्कूलों में प्रवेश लेकर अच्छी जो है वो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का स्तर बाकी स्कूलों से, जो राज्य के स्कूलों से थोड़ा बेहतर होता है। तो ऊपर से फैसिलिटी भी होती है, हॉस्टल फैसिलिटी, बाकी चीजें भी अवेलेबल होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो बोर्ड होता है वो कौन सा होता है, सीबीएसई बोर्ड लागू होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो नवोदय विद्यालय हैं इनकी रिकमेंडेशन जो है वो 1986 पॉलिसी के अंदर दी गई थी, और ये आज भी कार्यरत काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना।
फिर नेक्स्ट जो है इन्होंने बात की थी विद्यालय संकुल स्कूल ग्रुप, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि जो स्कूल्स हैं वो एक इलाके में जब बहुत सारे स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल जितने भी, वो मिलकर एक संकुल बनाए, एक ग्रुप बना दें, और जो स्कूल ज्यादा संसाधन संपन्न है या कोई बड़ा स्कूल है वो क्या करे, उन स्कूलों का नेतृत्व करे जो बाकी के स्कूल हैं। वहां पर अगर कोई सुविधाएं किसी और स्कूल में नहीं है, कोई भी चीजें उपलब्ध नहीं है, तो वो उस बड़े विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड की जाए। साथ के साथ और भी सुविधाएं, जैसे टीचर अभी अवेलेबल नहीं है तो बड़े विद्यालय के द्वारा उसको प्रोवाइड किया जाए, तो वो एक ग्रुप बनाकर काम किया जाए, यानी कि जिसको कहते हैं संकुल, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी पहली बार जो है इसी पॉलिसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये है। उसके बाद बात हो गई कि भाई सर्व शिक्षा अभियान एक चलाया जाए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, सबको प्राइमरी एजुकेशन 1 से 5 तक की कक्षा सब तक जो है वो लगभग पहुंच जानी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें 1990 तक का जो है हम टारगेट रख रहे हैं कि 1990 तक हमने प्राइमरी एजुकेशन सब तक पहुंचानी है, ठीक है। हालांकि ये टारगेट पूरा अचीव नहीं हो पाया, तो इसके बाद जो इसकी रिवाइज पॉलिसी है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, उसके अंदर नया टारगेट रख दिया गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हुआ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें इसको भी 1986 की पॉलिसी के अंदर सबसे पहले बात की गई कि एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जाए, जिसको कि 1987 से फाइनली जो है वो प्रारंभ किया गया। तो याद रखना कब से प्रारंभ किया गया, 1987 से, ठीक है ना। और प्राथमिक जो विद्यालय है उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें एटलीस्ट 2 कमरे जरूर होने चाहिए, एक खुला बरामदा होना जरूरी चाहिए, और 2 टीचर, जिसमें से पॉसिबली जितना भी हो सके एक कम से कम महिला टीचर हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने बात की, क्योंकि उस टाइम पर लेडीज टीचर जो है वो कम थी और महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक एटलीस्ट महिला शिक्षिका वहां पर कार्यरत हो, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इसके अंदर बात की, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो आपको याद रखना 1987 से प्रारंभ हुआ। फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया वो है दूरस्थ एवं मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है ना, यानी डिस्टेंस एजुकेशन की बात की। क्योंकि इन्होंने जब बात की कि भाई हमें सबके लिए शिक्षा प्रोवाइड करानी है, तो उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा को आखिर सर्वसुलभ कैसे बनाएं, और दूर दराज के आबादी वाले जो क्षेत्र हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां तक जो है वो बच्चे उच्च शिक्षा से कैसे जुड़े। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वहीं उनको कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो वहीं से शिक्षा को प्राप्त कर लें। इसीलिए जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं वो चलाए गए। हालांकि उसी साल जो है वो पहले से ही इस पॉलिसी से आने से में के पहले से ही इम्प्लीमेंटेशन से पहले 1985 सितंबर 1985 में इग्नू की स्थापना हो गई, है ना। तो इग्नू का आप लोगों ने नाम ऑलरेडी सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये स्थापित हो चुका था सितंबर 1985 में, ठीक है ना। तो इसके अंदर फिर इसके बाद जो है वो पूरे देश के अंदर जो है इस प्रकार से डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज चलाए गए, जिसमें आप घर बैठे जो है वो डिग्री कोर्सेज के लिए कोर्स अप्लाई करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है तो आप समझ गए होंगे। फिर इन्होंने कहा कि डिग्री को सेवा से अलग करना, ठीक है, निम्न व मध्यम स्तर के पदों को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो निम्न और मध्यम स्तर के पद हैं उस टाइम पर उनके लिए, क्योंकि आपको पता है उस जमाने में कितने लोग ही जो ग्रेजुएट होते थे, तो क्योंकि उतने ज्यादा योग्य ग्रेजुएट लोग मिल नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर जो निम्न और मध्यम स्तर के पद हैं उनके लिए अगर डिग्री वाले लोग ना भी मिल पाए, तो जो ग्रेजुएट नहीं है या उनका जो 12th भी पास है तो उनको भी ले लिया जाए, डिग्री की अनिवार्यता को एक तरह से समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो ये कुछ टाइम तक तो लागू रहा, लेकिन अब जानते हैं कि आज के समय में तो ये सब होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर कोई ग्रेजुएट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1962। तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन था एक जो 1962 में बनाया गया था, जिसके अंदर जो डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम थे एजुकेशन के वो लागू करने की बात की गई थी 62 में, लेकिन उस टाइम पर ये हो नहीं पाया। तो लेकिन फाइनली जो है 1986 की पॉलिसी के अंदर इन्होंने कहा कि अब इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन को लागू कर दिया जाए, और 1986 में संसद से जो है वो इसको एक स्वीकृति मिल गई और ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन लागू कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डाइट्स की स्थापना, ठीक है। डाइट्स आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है डाइट्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स,
ठीक है ना। ये जिलों में जो है वो ट्रेनिंग के लिए जो है टीचर ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डाइट्स, ठीक है ना। तो ये इनकी स्थापना का भी विचार जो है वो इसी पॉलिसी के अंदर सबसे पहले कहा गया था, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया था कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता। पहली बार किसी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन है उसके अंदर उसको इम्फेसिस किया गया था, उस पर जोर दिया गया था। क्योंकि भाई बच्चों के अंदर जब सिलेबस, उन्होंने कहा कि इसको अनिवार्य रूप से सिलेबस के अंदर आप ऐड कीजिए, चाहे वो स्कूल का सिलेबस हो चाहे वो विश्वविद्यालय का सिलेबस हो, सबके अंदर जो है वो एनवायरमेंट को एक एज ए सब्जेक्ट रखिए। चाहे उसको आप कंपल्सरी सब्जेक्ट रखते हैं या उसको एक एज ए ऑप्शनल रखते हैं, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर जो है वो एनवायरमेंट को लेकर जागरूकता होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये है। फिर नेक्स्ट अब बात होगी भाई कि इसकी ये जो पॉलिसी है ये लागू, इसमें इन्होंने रिकमेंडेशन दी। उसके बाद आप जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या हो गई, फिर सरकारें बदली, फिर नई नई सरकार आई तो उन्होंने इसमें बोला कि नहीं ये चीज़ गलत है। फिर और 1990 में के बाद सरकार बदली, ठीक है। तो फिर उन्होंने इसके रिवाइज इसको करने के लिए फिर नई नई समितियां बनाई, ठीक है। तो आपको फिर उन्होंने 19 इन समितियों के रिकमेंडेशन पर जो है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 लागू की, ठीक है ना। इस शिक्षा नीति को संशोधन किया गया, हालांकि कुछ खास संशोधन नहीं थे, लेकिन हल्के फुल्के जो भी चेंजेस किए गए वो 1992 के अंदर किए गए। और उसके लिए 3 समितियां पहले बन चुकी हैं। तो ये समितियां आपको इसका नाम याद रखना है। पहली समिति है राममूर्ति समीक्षा समिति, 1990 में बनी। उसके बाद जनार्दन जो रेड्डी समिति है, इसको 1990 के अंदर बनी। और फाइनली जो तीसरी समिति है वो है प्रोफेसर यशपाल समिति, जो कि 1992-93 के अंदर बनी, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की कमेटियां इसमें बनी थी रिकमेंडेशंस देने के लिए, ठीक है। और इसी के आधार पर जो है वो आपका जो रिवाइज नेशनल पॉलिसी 1992 तैयार हुई थी, ठीक है। अब इसमें जो है उन्होंने जो ये यशपाल समिति है, इसकी जो मेन एक कॉन्सेप्ट है वो है शिक्षा बिना बोझ की, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो एनसीएफ 2005 आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वो आया था। तो उसके बारे में हम बाद में एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। तो एनसीएफ 2005 भी इंपॉर्टेंट होता है, सीटेट वगैरह के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इससे। फिर जो रिवाइज पॉलिसी है उसका उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसमें उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब रूम्स जो है वो एटलीस्ट 3 बड़े कमरे चाहिए और टीचर भी कम से कम 3 होने जरूरी है। पहले क्या बोला था 2, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि इसको प्राइमरी नहीं बल्कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू कर दिया जाए, ठीक है ना। तो वो कहा। फिर दूसरा कहा कि 50% एटलीस्ट जो है वो महिलाएं हों, ठीक है ना। और जो +2 एजुकेशन है उसको स्कूली शिक्षा का भाग बनाया जाए, है ना। तो पहले आप जानते हैं कि जो +2 है उसको कॉलेज के अंतर्गत माना जाता था, इंटर कॉलेज। तो जो +2 है उन्होंने कहा कि इसको भी स्कूली शिक्षा का ही भाग बना दिया जाए और उसके बाद डिग्री कॉलेज जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा का भाग हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी 1986 पॉलिसी की जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने डिस्कस किए और रिवाइज नेशनल पॉलिसी के अंदर क्या चीज बोली गई वो हमने डिस्कस की। अब हम इससे देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से किन किन चीजों से बन सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो बनेगा कि जो उस टाइम पर जो है वो प्रधानमंत्री कौन थे जब 1986 की पॉलिसी आई, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या किया इसमें पहली बार किस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये बात बोली गई थी कि रोड मैप भी प्रस्तुत किया गया था पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो 1986 की पहली बार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया, 1986 की पॉलिसी के बाद 87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। उसके नॉर्म्स क्या क्या थे वो याद होने चाहिए। फिर संरचना 10+2+3 जो है वो पूरी तरीके से लागू कब की गई, 1986 की पॉलिसी के बाद। फिर पहली बार जो है वो कौन सी पॉलिसी के अंदर कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई, तो 1986 पॉलिसी के अंदर बात की गई। फिर जो ओपन यूनिवर्सिटीज या मुख्य विश्वविद्यालयों की बात कौन सी पॉलिसी के अंदर की गई, तो 1986 पॉलिसी के अंदर। फिर नवोदय स्कूल जो है उनकी क्या क्या विशेषताएं थी ये भी आपको ऑप्शन के अंदर दे सकता है, तो वो पता होना चाहिए। फिर टोटल जो है वो पॉलिसी कितने भागों में विभक्त थी, तो 12 भागों में विभक्त थी। फिर उसके बाद जो है वो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो आपके 1990 का जो टारगेट है वो रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा टारगेट इन्होंने रखा था कि हमने प्राइमरी एजुकेशन पहुंचानी 1990 तक, लेकिन चूंकि वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो रिवाइज नेशनल पॉलिसी के अंदर इन्होंने क्या किया, टारगेट को 2000 कर दिया कि सन 2000 तक करना है।
फिर 2000 में क्या किया गया, सर्व शिक्षा अभियान SSA लागू किया गया। इसके बारे में हम नई वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिवाइज के अंदर मैंने बता दिया आपको कि 2000 का टारगेट था, और उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो है वो शिक्षा क्या है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो शिक्षा है वो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ठीक है ना। और उसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन था कि जो राष्ट्रीय ठीक है, नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य क्या था। तो नई शिक्षा नीति 1986 का जो उद्देश्य था वो था समग्र शिक्षा प्रणाली में सुधार, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुल मिला के इसका ओवरव्यू, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज हमने बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सारे कवर किए हैं। इससे ज्यादा डिटेल में आपको इस पॉलिसी को कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।